दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिन्होंने 90 के दशक में पूरे इंडस्ट्री में धूम मचा के रखी थी, जिनकी खूबसूरती को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। उस दौर में इनके सामने करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और जूही चावला भी खुद को सेफ नहीं समझती थी। वहीं अगर बात करें बोल्डनेस की तो इस मामले में भी इन्होंने पूजा भट्ट और मनीषा कोइराला को भी टक्कर दे दी थी और वो हमें कई बार मैगजीन्स में न्यूड पिक्चर्स में भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर अचानक ही वो कहीं गायब हो गए, जबकि अभी वो विदेश में एक साध्वी के रूप में जीवन जी रही हैं। वो पिछले लाइफ को पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। कौन है ये एक्ट्रेस और क्यों ऐसा कह रही हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो बेहतरीन एक्ट्रेस हैं ममता कुलकर्णी। आज हम आपको इनकी लाइफ से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं देखी या फिर सुनी हो। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ। इनकी दो बहनें भी हैं, एक है मिथिला और एक है मौलिना। इनकी पढ़ाई मुंबई से ही हुई है और ये अपने फैमिली के साथ मुंबई में ही रहा करती थी। ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बॉलीवुड में आना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे, इसलिए अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए बॉलीवुड में कदम रखा। ममता कुलकर्णी ने 1991 में एक तमिल फिल्म में काम किया था और ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ममता कुलकर्णी ने साउथ में कुछ और फिल्में की। इसके बाद 1992 में फिल्म तिरंगा और मेरा दिल तेरे लिए से बॉलीवुड में कदम रखा। इन फिल्मों में ममता कुलकर्णी का रोल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 1993 की फिल्म आशिक आवारा वो पहली फिल्म है जिसमें ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में एक पहचान दिलाई। और इसके बाद ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिससे ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में फेमस ही हो गई। इस दौरान ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट किया और इस मैगजीन के कवर पेज में बिल्कुल न्यूड नजर आई। उन्होंने अपनी बॉडी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों और पैरों से ढका हुआ था। उस टाइम पे ऐसा मैगजीन शूट करने के लिए ममता कुलकर्णी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। वैसे खूबसूरती के मामले में ममता कुलकर्णी ने सभी एक्ट्रेसेस को पछाड़ दिया था। इसके अलावा बोल्डनेस में भी अब वो आगे आ गई थी और उन्हें काफी बोल्ड रोल्स भी ऑफर हो रहे थे। इसी दौरान ममता कुलकर्णी कुछ अच्छी फिल्मों का हिस्सा भी रही। ये फिल्म थी वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर और सबसे बड़ा खिलाड़ी। यानी कि ममता कुलकर्णी कुछ ही सालों में उन एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई थी जिन्होंने गोविंदा, सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय इन सभी एक्टर्स के साथ काम कर लिया था। ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन उनकी पहली तेलुगु फिल्म हिट हुई थी उसके अगले ही दिन उनके पास 7 फिल्में थी और वहीं अगर बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर भी उन्हें कम फिल्में ऑफर नहीं हुई। लेकिन ममता कुलकर्णी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में रिजेक्ट की हैं। इनमें से है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अफलातून, आंटी नंबर 1, बंधन, सपूत और होगी प्यार की जीत जैसी फिल्में। इसी दौरान साल 1996 में ममता कुलकर्णी ने घातक फिल्म में एक सॉन्ग किया। ये सॉन्ग था कोई जाए तो ले आए और यहीं से ममता कुलकर्णी की बॉन्डिंग डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ अच्छी हो गई और तभी उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि आगे जो भी प्रोजेक्ट में बनाऊंगा उसमें तुम्हें अच्छा रोल दूंगा। और फिर राजकुमार संतोषी ने वादा निभाते हुए ममता कुलकर्णी को लिया फिल्म चाइना गेट में। लेकिन इस फिल्म के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए और इनकी दोस्ती टूट गई। राजकुमार संतोषी की बात माने तो इस फिल्म के दौरान ममता कुलकर्णी ने बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया था, जिस कारण उन्होंने ममता कुलकर्णी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन वो बाहर निकाल नहीं पाए। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने उस दौरान अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का यूज करके छोटा राजन से राजकुमार संतोषी को धमकी दिलवाई और इसीलिए वो ममता कुलकर्णी को इस फिल्म से निकाल ही नहीं पाए। लेकिन इधर ममता कुलकर्णी ने मीडिया में आकर राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो फेवर्स उनसे मांगे थे वो फेवर्स जब ममता कुलकर्णी ने उन्हें देने से मना कर दिया तो राजकुमार संतोषी ने उन्हें फिल्म से निकालने की धमकी दे दी और जब वो फिल्म से नहीं निकाल पाए तो उन्होंने इस फिल्म से उनका रोल ही काट दिया।
इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने काफी हेडलाइंस बटोरी। एक्चुअली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के। टीनू वर्मा ऑलरेडी मैरिड थे और इनके 2 बच्चे थे, लेकिन इस फिल्म के शूट करते वक्त टीनू वर्मा और ममता कुलकर्णी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और कहा जाता है कि इन दोनों ने चोरी चुपके शादी तक कर ली थी और टीनू वर्मा ममता के प्यार में पागल हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे ममता की डिमांड बढ़ने लगी और इसलिए इन दोनों के बीच प्रॉब्लम आने लगी। फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि टीनू वर्मा की वाइफ ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और इसके बाद से ये रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म हो गया। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इस रिश्ते को कभी मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन टीनू वर्मा ने कहा था कि ममता कुलकर्णी के लिए अपनी वाइफ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। ये अपने आप में इस रिश्ते को कंफर्म करता है। उस वक्त ममता कुलकर्णी का जलवा इतना ज्यादा था कि फिल्मों के अलावा वो इवेंट्स में भी काफी परफॉर्म किया करती थी। इसी दौरान रांची में एक इवेंट में परफॉर्म किया, लेकिन उस परफॉर्मेंस के दौरान एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। दरअसल ये जो इवेंट थी वो बड़े पॉलिटिशियन और उनकी गैंग के लिए थी और उस छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए ममता कुलकर्णी को जो अमाउंट मिला था वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक फिल्म में भी काम करने के लिए नहीं मिलता था। यह अमाउंट था 1,25,00,000 रुपए। कहा जाता है कि रांची में परफॉर्म करने के बाद ममता कुलकर्णी ने उस पॉलिटिशियन और सभी दोस्तों के साथ पटना में कुछ दिन बिताए थे। 1997 में ही दुबई में हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी। वहां पर एक चेन ऑफ होटल्स की लॉन्चिंग थी और बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को दुबई बुलाया गया था। इस पार्टी में स्टार्स को बहुत महंगे रिटर्न्स गिफ्ट दिए गए थे और इसी दौरान जो बंदा गिफ्ट को लेकर इधर उधर स्टार्स तक पहुंचा रहा था वो बंदा था विक्की गोस्वामी। विक्की गोस्वामी की अगर पास्ट की बात करें तो ड्रग्स के मामले में उसका नाम आ चुका था। वो केन्या में ऑलरेडी इस मामले में फंस चुका था और अब दुबई में टाइम बिता रहा था और तभी ममता कुलकर्णी की मुलाकात हुई विक्की गोस्वामी से। विक्की गोस्वामी से रिश्ता आगे बढ़ता, लेकिन दुबई में 1997 में ही विक्की गोस्वामी को दुबई पुलिस ने अरेस्ट करके 25 साल की सजा सुना दी। इसके बाद नसीब, चाइना गेट, सेंसर ये कुछ आखिरी फिल्में थी जो ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड छोड़ने से पहले करके गईं और इसके बाद ममता कुलकर्णी गायब ही हो गईं। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी इसके बाद दुबई चली गई और जिस दौरान विक्की गोस्वामी जेल में था उसी दौरान ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी का बिजनेस भी संभाला करती थी और वो कुछ टाइम भारत में रहती और कुछ टाइम दुबई में रहती थी। 2001 से लेकर 2013 तक ममता कुलकर्णी की कोई भी खबर नहीं आई। इसके बाद 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में एक फोटो छपी जिसमें ममता कुलकर्णी थी और उसमें ये बताया गया था कि ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से दुबई की जेल में जाकर शादी कर ली है और वहां पर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। ममता ने इस्लाम अपना लिया है और अपना नाम आयशा बेगम रख लिया है। वहीं विक्की ने अपना नाम रख लिया यूसुद अहमद। कुछ टाइम दुबई में बिताने के बाद विक्की गोस्वामी को जेल से जल्द ही छोड़ दिया गया क्योंकि उसने जेल में अच्छा बर्ताव किया था और उसके बाद ममता के साथ दुबई छोड़कर केन्या शिफ्ट हो गए। लेकिन 2014 में एक खबर आई जिसमें बताया गया कि ममता कुलकर्णी और उसके पति विक्की गोस्वामी को केन्या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दरअसल विक्की गोस्वामी पहले से ही केन्या से भागकर दुबई आ गया था क्योंकि वहां पर पहले से ही ड्रग्स के मामले में फंस चुका था और जब केन्या पुलिस को ये पता चला कि विक्की गोस्वामी फिर से यहाँ पर आ गया है तो अब उससे पूछताछ की गई। इसी दौरान ममता कुलकर्णी के सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स वायरल हुए हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को एक योगिनी बताया और उन्होंने कहा कि वो अध्यात्म में चली गई हैं। ममता कुलकर्णी इस पिक्चर्स में बिल्कुल बदली बदली नजर आई। इसके बाद साल 2016 में ममता कुलकर्णी पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। पता चला कि मुंबई के थाने में एक ड्रग डील होते होते पकड़ी गई है। इस ड्रग की कीमत 12 लाख रुपए है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का भी नाम है। और इसी ड्रग डील से पता चला कि यहाँ पर ड्रग्स का एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है जिसकी कीमत है 2000 करोड़ रुपए और इसमें ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम शामिल था। इसके बाद मुंबई पुलिस भी उन्हें ढूंढने लग गई। तभी ममता कुलकर्णी जो इतने टाइम से गायब थी उन्होंने फिर से अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें इन्होंने अपने आप को योगिनी बताया।
उन्होंने कहा कि मैं स्पिरिचुअल दुनिया में हूँ, पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो। साथ ही इन्होंने यह तक कह दिया था कि इन्होंने विक्की गोस्वामी से कभी भी शादी नहीं की है और वो सिर्फ इनके एक वेल विशर हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बॉलीवुड में तो आना ही नहीं चाहती थी, वो हमेशा आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई थी और 16 साल से वो कहाँ थी उन्हें नहीं पता, और कहती हैं कि 10 साल बॉलीवुड ने खराब कर दिया। जहाँ तक बात है विकी की, तो उन्होंने विकी को पति तो नहीं कबूला, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया कहती है कि विकी ड्रग डीलर है, विकी बुरा है तो दुनिया सबसे बुरी है। वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई थी विकी गोस्वामी से। इस ड्रग केस के बाद ममता और विक्की दोनों ही वांटेड हो गए और इन दोनों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन ये कोर्ट में नहीं आए। पुलिस ने मुंबई में ममता कुलकर्णी की प्रॉपर्टीज सीज कर दिया और उनके घर के बाहर वांटेड का नोटिस चिपका दिया। इसके अलावा ममता कुलकर्णी के फैमिली से भी पुलिस ने पूछताछ किया। इसी तरह इन्होंने विक्की गोस्वामी, जिनका घर अहमदाबाद में है, वहां पर भी ऐसा ही किया गया। दोस्तों, ये थी गुजरे जमाने की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की अब तक की कहानी। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना यार। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।